हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में कल हमने मिल्क पर चर्चा किया था। उससे पहले हमने मीट और एग पर चर्चा किया था। आज हम देखने वाले हैं अनाज के बारे में, जिसे हम अनाज, तृणधान्य या सीरियल्स बोलते हैं। तो आज हमारी चर्चा इन्हीं पर होने वाली है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तृणधान्य क्या होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तृणधान्य को आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। तृणधान्य को आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। और सीरियल्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा के सीरीज से हुई है। किससे हुई है? तो सीरियल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। चाहे आपको पूछा जाए सीरियल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यूनानी भाषा से हुई है। और यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है सीरीज शब्द से हुई है। यूनानी के लोग मतलब यूनान के लोग सीरीज को देवी मानते थे, जो उनके खाद्यान्न और फसलों की रक्षा करती थी, या जो उनके फसलों की संरक्षिका होती हैं। कौन? ये जो सीरीज होती हैं। अब तृणधान्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तृणधान्य में आपका आ जाएगा गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? आपकी तृणधान्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आज हम सबसे पहले किस पर चर्चा करेंगे? आज हम सबसे पहले देखेंगे राइस के बारे में। ये चावल क्या होता है, चावल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो भी आप इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो एग हो, चाहे वो राइस हो, चाहे कल हमने मिल्क के बारे में पढ़ा था, मिल्क हो या मांस हो, दाल हो, गेहूँ हो, कोई भी हो आपका टॉपिक, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे जो जो क्वेश्चन बने हैं आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे तृणधान्य में क्या क्या आता है? तो गेहूं, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी अनाज हैं ये किस में आती हैं? ये आपके आ जाते हैं तृणधान्य में, जिसे हम सीरियल्स बोलते हैं। और ये किस भाषा से निकला शब्द है? तो यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से निकला है ये सीरियल्स जो है। ठीक। अब आगे हम देख लेते हैं राइस के बारे में। तो आप में से कमेंट करके बताइएगा कि राइस कौन कौन पसंद करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ राइस ही पसंद करते हैं, तो इनमें से कौन कौन है जो सिर्फ और सिर्फ राइस पसंद करता है? चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि विश्व की जो आधी प्रतिशत मतलब जो आधी जनसंख्या है वो क्या है? आधी जनसंख्या। और भारत का जो 1/4 आबादी है वो उसका मुख्य आहार क्या है? उसका मुख्य आहार जो हो जाता है वो चावल ही हो जाता है। समस्त खाद्यान्नों में मानव भोजन सामग्री के रूप में चावल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आपको ये पता होगा। चाहे वो आप फिर वो चाहे किसी भी तरह से आप खा रहे हो, चाहे चावल हो या लाई वगैरह हो या चूरा हुआ, किसी भी तरह से आप चावल का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। भारत में क्या है? भारत में बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आदि जगहों पे जो चावल की पैदावार है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग चावल को ज़्यादा खाते हैं। और अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो भारत, चीन, जापान, अन्य इसके बाद क्या अन्य जो देश हैं वो आते हैं। सबसे पहले पे क्या आ जाता है? तो भारत में, चीन में, जापान में, यहाँ सब जगहों पर सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग किया जाता है। क्यों? चावल सुपाच्य भी होता है, इसको पकने में कम समय भी लगता है, कम श्रम भी लगता है। पकाने के बाद यह काफ़ी जो है मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है। और इसे हम एक नाम और बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग बताएँगे? वैसे तो गाँव में ज़्यादातर लोग बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं भात। क्या बोलते हैं? भात बोलते हैं। ये आपके बुक का दिया हुआ शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक? अब आगे हम क्या देख लेते हैं? चावल की संरचना पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि अंडे की संरचना भी हमने पढ़ा था। हमने मीट के बारे में पढ़ा था कि कितने पार्ट होते हैं इसमें, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह से आपको चावल में भी ध्यान रखना है कि चावल की भी संरचना होती है।
तो चावल की जो है वो 3 परतें होती हैं। इन परतों को मैंने हिंदी में तो लिखा है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला वर्ज़न भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है। इसी इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक? तो जो इसका भूसी युक्त बाहरी आवरण होता है, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं पेरिकार्प बोलते हैं या छिलके के रूप में होता है। तो पहला जो पार्ट होता है बाहरी आवरण, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। अंदर का स्टार्च में भाग जो होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो भ्रूण अथवा जनन कोष होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चावल की 3 परतें हैं। कौन-कौन सी? पहली तो हो जाती है पेरिकार्प, दूसरी है एंजियोस्पर्म और तीसरी है आपकी एम्ब्रियो। तो पहली जो पेरिकार्प है वो बाह्य आवरण होता है। जो स्टार्च में भाग होता है अंदर का, उसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो भ्रूण या जो जनन कोष होता है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चावल की जो बाह्य संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है आपका पेरिकार्प। बाकी आपके 2 बचे हैं, वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं चावल के प्रकार। चावल कई प्रकार के होते हैं। ये भोज्य पदार्थ, भोज्य तत्व की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। लाल चावल सबसे निम्न कोटि का होता है और इसका जो उपभोग सामान्यतः कौन से वर्ग करते हैं? तो जब ये इसका जो है निम्न कृष्ट का है, तो इसके दाम भी सस्ते होंगे। अगर दाम इसके कम हैं, तो दाम अगर कम है तो इसको ज़्यादातर कौन से लोग खाएँगे? तो निर्धन परिवार जो होते हैं वो खाते हैं। लेकिन खाद्यान्न और जो खनिज लवण की दृष्टि से ये जो है काफ़ी जो है उपयोगी होते हैं। ऊर्जा मूल्य की दृष्टि से उच्च कोटि के चावलों की बराबरी करते हैं। इनमें सुगंध नहीं होता है। कौन से? जो लाल चावल होते हैं। अब भारत में चावल, धान कई प्रकार के होते हैं, कई विधियों से तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनमें कौन-कौन से प्रकार आ जाते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है अरवा चावल। अरवा चावल क्या होता है? तो अरवा चावल तो आपने सबको पता होगा कि अरवा चावल क्या होता है। तो यह जो चावल होता है, थोड़ा सूखे हुए धान से कूट कर या छड़क कर उस धान से ही निकाला जाता है। या मशीन द्वारा जो निकाले गए धान होते हैं, जो चावल होते हैं, उनसे काफ़ी साफ व निखरा हुआ तो नहीं होता है, लेकिन पोषक तत्वों की दृष्टि से यह जो है काफ़ी मूल्यवान होते हैं। जो आपके मशीन से बनाए जाते हैं चावल, उनका जो है वो काफ़ी साफ होते हैं और काफ़ी निखरे, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जो मशीन वाले चावल होते हैं। लेकिन ये जो अरवा चावल होता है, ये जो है जिसे सुखाकर धान से कूट कर निकाला जाता है, तो ये उतना साफ नहीं होता है। आपने देखा होगा, पहले देखा क्या होगा, आपने सुना होगा, जो पहले पहले के लोग होते थे, पहले के लोग का मतलब क्या है कि जैसे आज से 15-20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले, नहीं तो बोल सकते हैं हाँ 25 साल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जो औरतें होती हैं, औरतें होती थी, वो क्या करती थी, सुबह-सुबह उठ के क्या करती थी, धान को कूटती थी। घर पे जो है आपने देखा होगा कि ओखली होगी या किसी-किसी के यहाँ बड़ी ओखली होती है, नहीं तो क्या बोलते हैं ऐसे घर में इतना छोटा-सा गड्ढा-सा होता है और लकड़ी का ऐसे कूटने वाला होता है, उसको लेके कूटते हैं। तो उसी से कूट के जो है अरवा चावल को निकाला जाता था। तो जो अरवा चावल को निकाला जाता था, ये पौष्टिक तत्व इसमें तो अच्छे होते थे, लेकिन ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था, उतना साफ नहीं था, उतना निखरा हुआ नहीं होता था। तो ये आपका हो जाता है अरवा चावल। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें पौष्टिक तत्व तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये देखने में उतने साफ चिकने अच्छे नहीं होते हैं। ये अरवा चावल होता है। दूसरा आपका जाता है सेला या उसना हुआ चावल। सेरा या उसना हुआ चावल क्या होता है? तो इसे सेला या उसना हुआ चावल या आधा उबला हुआ चावल कह सकते हैं, जिसे पैरा बॉइल्ड राइस कहते हैं। इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, पैरा बॉइल्ड राइस, ठीक? क्यों? क्योंकि ये आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, पैरा बॉइल्ड राइस। तो इसे क्या करते हैं, इसे आधा उबला हुआ चावल भी कहते हैं, इसे अध उबला चावल कहते हैं, इसे सेला चावल कहते हैं या इसी को उसना चावल कहते हैं, या फिर हम इसे ऐसे ही हिंदी में लिख दिया जाएगा कि पैरा बॉइल्ड राइस। तो ये क्या होता है?
धान को खेत से लाकर 1-2 दिन तक इसको क्या करते हैं भिगोकर आधा इसको उबाल देते हैं। कहीं-कहीं टोकरियों में रखकर भाप देकर इसे आधा उबाला जाता है। इसके बाद इसको सुखाकर कूट लेते हैं। जो इस तरह से चावल को तैयार किया जाता है, तो इस तरह के चावल का ना तो रंग ही बदलता है, ना ही उसका पोषण तत्व पानी में उबलता है, ठीक? उतरता है। उबलने पर यह सफ़ेद श्वेत सार पककर चावल के रूप में आवरण के रूप में निर्मित होता है और क्या होता है और इसमें जो उपस्थित क्षार तत्व और विटामिन इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आपने देखा होगा जिसे हम गाँव में एक नाम और कहते हैं भुजिया चावल भी कहते हैं। अभी तो इस टाइम पे बहुत कम होता है, नहीं तो किसी-किसी के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो होता है कभी-कभी। तो क्या होता है कि जो चावल होता है मतलब जो धान होता है, धान को जैसे ही पीटा जाता है, उसको थोड़ा सुखाया जाता है। सुखाने के बाद एक भदेले में या क्या बोल सकते हैं उसको भदेला या तपेला जो भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं, पानी में डालकर इसमें रख देते हैं, ऊपर से किसी चीज़ को ढक देते हैं ताकि जो है इसका भाप बाहर ना निकल पाए। उसके बाद इसको कूट लेते हैं या मशीन से ही कुटा लेते हैं, आजकल तो कूटता कोई नहीं है। तो इसका जो लाई वगैरह बनवाया जाता है वो अच्छा होता है, लेकिन खाने के लिए कोई उपयोग नहीं करता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है। आगे क्या है आपका मशीन से कुटा हुआ चावल। मशीन से कुटा हुआ चावल के बारे में जानने से पहले हम उसने हुए चावल के कुछ लाभ को जान लेते हैं कि उसना हुआ जो चावल होता है उसके क्या लाभ होते हैं। तो जो उसना हुआ चावल होता है, धान से भूसी अलग करना आसान होता है। जो चावल को उबाला जाता है, इस उबले हुए चावल का जो धान से भूसी को अलग करना काफ़ी आसान होता है। चावल का दाना जो होता है वो सख्त होता है और मोटा होता है। कीड़े और फफूंदी इसमें जल्दी से नहीं लगते हैं। पौष्टिक तत्वों में भी वृद्धि होती है। धान से चावल तैयार करते समय दाने भी कम टूटते हैं। आपने देखा होगा जब मशीन से धान को कुटवाया जाता है तो काफ़ी चावल जो होते हैं वो टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, काफ़ी छोटे-छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। तो जो ये हमारा जो हमारा उसना हुआ चावल होता है, मतलब जो पैरा बॉइल्ड राइस है हमारा, ये क्या होता है, ये पौष्टिक तत्वों में वृद्धि करता है और जब इसको धान से चावल को तैयार किया जाता है, तो इसके दाने भी बहुत कम टूटते हैं। जो उसना हुआ चावल है, इसमें थायमीन, लोहा, अन्य खनिज लवण का नाश होता है। ठीक? आगे क्या पकाने पर जो इसके दाने हैं वो काफ़ी फूलते हैं। दाने एक-दूसरे से चिपकते नहीं हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पैरा बॉइल्ड राइस होता है, इनके जो दाने होते हैं ये काफ़ी फूलते हैं पकाने के बाद, जो हमारे अरवा चावल होते हैं उसकी अपेक्षा। और जो दाने होते हैं वो चिपकते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा जो घर पे चावल बनाया जाता है तो एक-दूसरे से जो है ये चिपक जाते हैं। लेकिन जो ये उसना हुआ चावल होता है, ये जो है नहीं चिपकता है। इसका चावल जो होता है वो एकदम खिला-खिला सा दिखता है। लेकिन जो ये उसना हुआ चावल है, इसका मुख्य दोष यह होता है कि देखने में क्या होता है, एक तो ये देखने में भद्दा-सा लगता है, मटमैला होता है और अनाकर्षक होता है। इसमें रंग और सुगंध दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका वैसे चावल होता है, चाहे वो अरवा चावल हो या मशीन से कुटा हुआ चावल हो, तो उसमें जो है रंग दिखता है। ठीक? और इसका दोष दूर करने के लिए चावल की पॉलिश भी की जाती है। इतना पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारा लास्ट। लास्ट का मतलब क्या कि मशीन का कुटा हुआ चावल, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम मिलिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें चावल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, धान को मिल में कूटा जाता है। कहाँ पर कूटा जाता है? मिल में कूटते हैं, जिससे इसकी जो बाहरी परत होती है भूसी और अंकुर वाला अलग हो जाता है। हाथ से धान कूटे हुए जो लकड़ी के बने ओखले होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें मसल का या ठेकी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो ओखली होती है, मैंने बताया ना उसमें कूटने वाला भी बना होता है। जो ऐसे ओखली होती है, फिर उसमें जो है ऐसे कूटने के लिए लंबा-सा बना होता है। तो उसी से कूटकर अलग किया जाता है। तो पालिश किए हुए चावल भी इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये जो आपका मशीन से कुटा चावल होता है, ये उतना अच्छा नहीं होता है। आपका सबसे अच्छा चावल कौन-सा होता है? तो वो उसना हुआ चावल होता है। ये था हमारा चावल के प्रकार, तो आपको चावल के तीनों प्रकार को ध्यान रखना है। अब आगे हम देख लेते हैं
आगे है हमारा चावल के पौष्टिक मूल्य। चावल के पौष्टिक मूल्य क्या होते हैं? हमने अंडे के बारे में पढ़ा था, फिर चाहे वो अंडा हो या फिर मांस हो या दूध हो, हमने सभी के पौष्टिक मूल्यों पर चर्चा की है। तो वैसे ही हमें अब चावल के भी पौष्टिक मूल्यों के बारे में चर्चा करना है। तो जो चावल होता है इसमें स्टार्च कितना पाया जाता है? तो स्टार्च जो पाया जाता है वो 80% तक पाया जाता है। आपको पता है कि चावल में जो स्टार्च होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो इसमें सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। इतना जो है कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो सबसे अधिक है। तो कार्बोहाइड्रेट जितना चावल में पाया जाता है उतना किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है। दूसरा नंबर आपका आ जाता है प्रोटीन का। मक्का और चावल ये दोनों ही ऐसे खाद्यान्न हैं जिसमें सबसे कम प्रोटीन का अंश होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 6 से 7% तक ही होती है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए चावल को अधिक सेवन करना पड़ता है। मतलब अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो जो है इसको क्या करना पड़ता है? ज़्यादा चावल खाना पड़ता है, जिसके 2 दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्या? एक तो पेट और आंत का विकास उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। उदर अम्लता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप क्या हो सकता है? अजीर्ण व अन्य वायु दोष हो सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आंतों की अन्य पदार्थों में उपलब्ध प्रोटीन और विटामिन अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो सकती है। तो ज़्यादा चावल लेने का यही नुकसान हो सकता है। और अगर हम चावल कम लेंगे तो हमें जो है प्रोटीन की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो इसीलिए आपको सारे भोज्य पदार्थों को मिक्स करके खाना होता है। अब हम इसमें विटामिन की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन कितना पाया जाता है? कौन-सा पाया जाता है? तो चावल में विटामिन बी1 तथा निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी1 का मतलब क्या है? विटामिन बी1 हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है ना, तो आप कमेंट करके बताएँगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? और निकोटिनिक अम्ल जो होता है इन दोनों की भरपूर मात्रा होती है। लेकिन मिलिंग और पॉलिशिंग में इन जो पौष्टिक तत्व होते हैं इनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जब हम मशीन से चावल को कुटवाते हैं तो जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं इनका नाश हो जाता है। विटामिन ए भी चावल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चावल में विटामिन ए, सी, डी प्रायः बिल्कुल ना के बराबर ही पाए जाते हैं। मतलब इनकी उपस्थिति ना के बराबर ही होती है। ठीक? आगे आपको एक नोट डाल के लिखना है कि चावल में मुख्य प्रोटीन क्या होता है? तो चावल का मुख्य प्रोटीन जो होता है वो ग्लूटेलिन होता है। क्या होता है? ग्लूटेलिन होता है। अन्य प्रोटीन जैसे ग्लोब्युलिन, प्रोलामिन, एल्ब्यूमिन ये सब क्या होते हैं? बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और जो आपका मुख्य प्रोटीन होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्लूटेलिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चावल का प्रोटीन अपूर्ण किस्म का होता है क्योंकि इसमें लाइसिन और थियोनीन अम्ल का अभाव होता है। कल जब हमने आपसे पूछा था, मतलब जब हमने चर्चा किया था दूध के बारे में, कल या परसों चर्चा किया था, तो हमने आपसे कहा था कि आपने अगर न्यूट्रिशन साइंस की दूसरी क्लास ली है, पहली या दूसरी, तो उसमें हमने आपको आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बताया था। तो आपको जो 10 हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल थे, उनको आपको कमेंट करके बताना था कि वो कौन-कौन से होते हैं। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा क्या? ये जो नोट में लिखा गया है इसको ध्यान से देखिएगा। चावल जो प्रोटीन होता है वो अपूर्ण किस्म का होता है क्योंकि इसमें लाइसिन और थियोनिन जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। इसीलिए ये जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है वो अपूर्ण किस्म का पाया जाता है। आगे क्या है? आगे हमें ध्यान रखना है एंजाइम्स के बारे में। तो चावल में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कौन-कौन से एंजाइम हो गए? जैसे आपका आ जाता है अल्फा एमाइलेज आ जाता है, ऑक्सीडेजेज आ जाता है, प्रोटीएजेज आता है, लाइपेजेज आ जाता है और फिनोलेज आ जाता है। ये सारे एंजाइम्स आपके आते हैं किसमें? चावल में पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम्स को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा।
आगे आ जाता है चावल की वसा में, मतलब जो चावल में वसा की मात्रा पाई जाती है, वो बहुत ही कम पाई जाती है। चावल जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक? आगे खनिज लवण, तो चावल में खनिज लवण की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। मतलब खनिज लवण की दृष्टि से चावल बहुत ही निकृष्ट होता है। अगर देखा जाए चावल में हम खनिज लवण प्राप्त करना चाहें, तो ये बहुत ही निम्नकृष्ट का होता है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावल में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, लौह तत्व इन सब की बहुत ही अल्प मात्रा पाई जाती है। ठीक? तो ये थे हमारे पौष्टिक मूल्य किसके? चावल के। चावल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं हमने चर्चा कर लिया। आपको जब चावल पढ़ाया जाए तो आपको साथ-साथ अंडे, मांस, दूध इन सब के पौष्टिक मूल्यों को भी ध्यान रख लेना है। ठीक? अगला अब आपका आ जाता है, अब हमें देख लेना है प्रतिशत तत्व। मतलब जो हमारे अरवा चावल था, उसना चावल था या जो पॉलिश किया हुआ चावल था, इसमें कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है? मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इन तीनों की हमें तुलना करनी है। मतलब क्या कि जैसे जो आर्द्रता है वो अरवा चावल में कितना है, उसना चावल में कितना है और पॉलिश किए हुए चावल में कितना है। तो आप इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो जो चावल है, 100 चावल के दानों का प्रभार ग्राम में कितना होता है? अगर 100 चावल के दाने हैं, तो उसका अगर अरवा चावल है तो उसका भार कितना होगा? 2.929 ग्राम होगा। उसना चावल का 2.466 ग्राम होगा और पॉलिश किए हुए चावल का जो भार होगा वो 2.132 ग्राम होगा। ठीक? आगे अब आ जाता है आर्द्रता। आर्द्रता कितने परसेंट होगी? जो उसना हुआ चावल, सॉरी, जो अरवा चावल है उसकी आर्द्रता जो होगी वो 10.28% होगी। जो उसना चावल है उसका 10.88% होगी और जो पॉलिश किया हुआ चावल है उसका जो है 12.34% होगा। प्रोटीन की बात कर लें, तो जो अरवा चावल है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो आपका 7.95 पाया जाता है। उबला चावल मतलब जो उसना चावल है उसमें 8.02% पाया जाता है और जो आपका पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें 7.18% पाया जाता है। मतलब जो पॉलिश किया चावल होता है उसमें प्रोटीन निम्न कोटि का पाया जाता है। अगला आ जाता है वसा की मात्रा। वसा की मात्रा क्या आ जाता है? अरवा चावल में 1.65% है, उसना चावल में 1.96% है और जो पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें 0.26% पाया जाता है। जो फाइबर पाए जाते हैं वो अरवा चावल में 10.42% और उसना चावल में 0.93% और जो पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें 0.40% पाया जाता है। अब जो रेशे के अतिरिक्त कार्बोज होते हैं उनकी मात्रा भी हम देख लेते हैं। तो उनकी मात्रा जो होती है वो 65.60%, उसना चावल में 76.05% और पॉलिश किए हुए चावल में 79.36% पाया जाता है। अगला आ जाता है राख। राख कितना होता है? तो अरवा चावल में 4.09%, उसना चावल में 1.15% और जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें 0.46% पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा जो है वो अरवा चावल में ना, और जो उसना चावल है उसमें 0.29 और जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें 0.09% पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं चावल पकाने के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं। जब आप चावल पकाते हैं तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले आपका आ जाता है, चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक रगड़-रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें धोने से इसे 60 से 70% तक जो विटामिन बी1 होता है उसका नाश हो जाता है। आप किसी भी चाहे सब्जी ही ले लीजिए, अगर किसी सब्जी को आप पका रहे हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें तो बाद में ही धुला जाता है, लेकिन काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं, कोशिश करना चाहिए आपको कि उन सब्जियों पहले सब्जियों को धुल लें उसके बाद काटें। क्यों? क्योंकि उसमें जो विटामिन होते हैं धुलने से वो उनका जो है बेकार हो जाते हैं। तो वैसे चावल है, चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक उसको रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो इसमें जो विटामिन की मात्रा बी1 की मात्रा होती है वो 60 से 70% तक उसका नाश हो जाता है, मतलब वो बेकार हो जाता है।
अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चावल को पकाने के बाद इसके पानी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें थायमीन की प्रचुरता रहती है। मतलब जो हम चावल को पकाते हैं, तो उसका पानी, जिसे हम माड़ बोलते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। इसमें क्या होती है, थायमीन की प्रचुरता होती है। चावल को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है, चावल को पकाने का मुख्य सिद्धांत उसमें पाए जाने वाले सेल्यूलोज को मुलायम करना, ताकि उसका पाचन जो है वो आसानी से हो सके। और क्या ध्यान रखना है, तो आप जब आपको ये तो पता ही है, आपने देखा कि चावल को क्यों पकाया जाता है, ताकि जो है उसका पकाने का मुख्य सिद्धांत यही होता है कि जो उसके सेल्यूलोज होते हैं वो मुलायम करना, ताकि वो आसानी से पच जाएँ। आगे क्या आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पकाने के बाद चावल के जो प्रत्येक दाने फूल-फूल कर अलग हो जाते हैं और चावल को आपस में चिपकने नहीं देते हैं। आगे क्या होता है कि पकाने से चावल को पकाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, दाने टूटने ना पाएँ, ये तो हमने पहले ही देखा। पुराने चावल को पकाने में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अनुभव किया होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो खाना बनाते ही बनाते हैं। तो आपको ही पता ही होगा कि जब नया चावल है तो उसमें पानी को हम कम डालते हैं। पुराना चावल हो जाता है तो पानी का प्रयोग उसमें अधिक करते हैं। पुराने चावल को पकाने में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा पॉइंट। चावल को पहले तेज़ पकाते हैं, फिर बाद में उसका जो आँच होता है, मतलब जो आग होती है उसको धीमी कर देते हैं। जैसे अगर हम चावल पकाते हैं गैस पे तो क्या करते हैं, एक सीटी हम तेज़ गैस पर लेते हैं, उसके बाद जो गैस की आँच होती है उसको हम मीडियम कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, काफ़ी धीमा कर देते हैं और उसके बाद एक सीटी हम उससे ले लेते हैं, बस हमारा चावल पक जाता है। और आपने पहले भी देखा, चावल खाने में आसान होता है, चावल पकाने में आसान होता है, चावल पकाने में मेहनत नहीं लगती है, ना ही ज़्यादा खाने में मेहनत लगती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम तो सोचते हैं कि हमें मेहनत कम करना पड़े, हमें काम कम करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बना लेते हैं चावल और खा लेते हैं। आगे आपको क्या ध्यान रखना है, जो चावल से अन्य प्रकार के पदार्थ भी बनाए जाते हैं, जैसे क्या, धान से हम क्या बनाते हैं, लाई बनाते हैं, चिवड़ा बनाते हैं, मतलब कई चीज़ें हम बनाते हैं। आपने देखा होगा चावल का उपयोग इडली बनाने में, डोसा बनाने में, खमण बनाने में, ढोकला बनाने में, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है कि दक्षिण भारत और गुजरात में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। किनका, ढोकला हो गया, खमण हो गया, इडली डोसा हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा बनती हैं, तो वो दक्षिण भारत और गुजरात में बनती हैं। चावल से अनेक प्रकार के पुलाव भी बनाए जाते हैं, खीर भी बनाए जाते हैं, चावल के आटे की पूड़ियाँ भी बनती हैं और जो है चावल से जो है काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थ वैसे पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कि कौन-कौन से भोज्य पदार्थ और बनाए जाते हैं। तो बस हमने चावल के बारे में इतना ही देखना था, यहीं से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।